Next protein spoke A. Okay, correct. And B? Tynin. Okay, correct. Tynin आर्म कहाँ पे होगा? डुप्लेक्स में. डुप्लेट जो है उस डुप्लेट का कुछ इस तरीके से आर्म रहेगा. ओके, चलो अभी देखो तुम्हें एक स्ट्रक्चर और समझाना है मुझे जो सेंट्रियोल के साथ में रिलेटेड होगा. ठीक है, तो जैसे किसी भी सीलिया या फ्लैजिला के हम बात करें, उसकी बेस होगा जहां से वो स्टार्ट होगा, है ना बेटा. तो वहां पे उसका अरेंजमेंट 1 2 3. कल एक इमेज को मैं मिस कर रही थी, आई थिंक मैंने ऐड कर दिया है. उस इमेज से मैं बताती हूँ तुम्हें. ये इमेज देखो. ठीक है, तो कल ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअली इमेज नहीं थी, इसलिए मैंने स्किप की इस इंफॉर्मेशन को. आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको अगर आप एक सीलिया फ्लैजिला को कट करो तो दिस इज समहाउ लाइक ऐसा स्ट्रक्चर है. ठीक है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है. नीचे ब्रॉडर होगा, ऊपर पॉइंटेड होता जाएगा. एंड फ्लैजिलम ये उसका पूरा का पूरा फ्लैजिलम वाला हिस्सा हो जाएगा. नीचे जो रहेगा दैट विल बी बेसल बॉडी, सेंट्रल प्लेट. ठीक है, बेसल प्लेट होता है, फिर यहाँ पे इसको शाफ्ट बोलते हैं, फिर उसके बाद ये पूरा आपका फ्लैजिलम वाला स्ट्रक्चर होता है. तो व्हाट आई मीन टू से कि अगर आपने इसको नीचे का कट करके देखा ना, तो वहां पे ये 9+2 अरेंजमेंट नहीं दिखता है. ठीक है, नॉर्मली आपको अपने नॉलेज के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ये याद रखना है कि सीलिया एंड फ्लैजिला का जो अरेंजमेंट होता है यूकैरियोटिक, दैट इज 9+2. अब ध्यान से सुनो एकदम, नहीं तो गलती करोगे यहाँ पे. क्लियर? दैट इज 9+2 अरेंजमेंट. बट स्पेसिफिक अगर आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला एट बेसल बॉडी. ठीक है, तो बेसल बॉडी इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेंट्रियोल. ओके, एंड वो स्ट्रक्चर जो होता है वो 9+0 से बना हुआ होता है. तो बेसल बॉडी में अगर पूछे, देखो इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज और इसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज में डिफरेंस है. ठीक है, यहाँ सेंट्रल में इस पूरे पोर्शन को अपन ने 11 फाइब्रिल बोला और इनको हमने एक्सोनिम बोला. 9+2 इज इक्वल टू 11. ओके, यहाँ पे क्या है? 9+0 इज इक्वल टू 9. इसका मतलब इसके सेंटर में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, हॉलो है. इसको बोलते हैं हब. आज बताएंगे हम, सेंट्रियोल पढ़ाएंगे तो. बट आपको सीलिया और फ्लैजिला के भी टाइम में ये क्वेश्चन याद रखना है कि अगर उसको आपने बेसल बॉडी बॉडी से उसका टीएस देखा तो वहां पे आपको कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट दिखेगा. ओके, अब यहाँ पे ऊपर जाने के टाइम मॉडिफिकेशन हो रहा है. समझना है इस चीज को. किसी ये सपोज ये तार है आपके पास, इन तार को आपने जब एंट्री कराया तो आपके पास मोटा एरिया था, डायमीटर ज्यादा था. ठीक है, चौड़ा था. तो आप ये बढ़िया इस तरीके से आपने अरेंज कर रखा है, लेकिन ऊपर जाते जाते डायमीटर कम होता जा रहा है. कंटेंट आपका वही है, तार वही है, तो तारों ने अपने अरेंजमेंट को शफल कर. ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे क्या है? ट्रिपलेट है. ये ट्रिपलेट है, 1 2 3. क्लियर? तो इनमें होता है ट्रिपलेट, ऊपर होते होते वो हो जाता है डुप्लेट प्लस 1+1 सेंटर में. ठीक है, डुप्लेट +2. तो ये हो गया डुप्लेट और ये 2. तो ये किस तरीके से है ना, अब आप इसको काउंट करोगे तो ये 1 2 3 सब में आपको एक ज्यादा दिखेगा. तो बोलोगे मैम ये तो नहीं हुआ ना. नहीं, मैं क्या कह रही हूँ कि उनका जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो रहा है. तो तारों का जो बंच था, जो वायर्स का बंच था, वो नीचे 3 3 के बंच में थे और ऊपर वो उसी जगह में अपने को एडजस्ट करते हुए वो सेंटर में 2 हो गए और पेरी फेरी पे 2 2 के बंच में हो गए. इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई? क्लियर है? फंक्शनली दे आर डिफरेंट, लोकेशन वाइज दे आर डिफरेंट. मतलब फिसिलिया फ्लैजिला फंक्शनली डिफरेंस हो सकते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर उनका कॉमन होता है. लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर में भी बेसल बॉडी पे उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर है और पूरे के पूरे फ्लैजिलम में उनका फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर चलेगा ऊपर तक. ओके बच्चा, तो जब स्पेसिफिक पूछेगा बेसल बॉडी पे तो आपको, बेसल बॉडी को काइनेटोसोम भी बोलते हैं.
उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा कि वहां पे अरेंजमेंट जो होता है दैट इज 9+0 अरेंजमेंट, और वो आपको सेंट्रियो से रिलेटेड मिलेगी इंफॉर्मेशन। ओके, तो आपका ये जो पार्ट दिख रहा है इसमें बेसल बॉडी, रूटलेट जो ओरिजिन होगा, देन बेसल प्लेट होगा, देन फ्लैजेलम वाला पोर्शन पूरा आपका सैफ्ट होगा। फिर मैंने प्रोकैरियोट पढ़ाते वक्त आपको बताया कि यहाँ पे बहुत सारी रिंग है जो इनको रोटेशन मूव करती है, और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रोटेशंस को शो करती हैं। दैट्स वाई आपको मूवमेंट अलग दिखता है सीलिया और फ्लैजेला का। ओके, अब देखो ये रिंग विंग का स्ट्रक्चर पहले आता था, अब ये आता नहीं है, इसलिए हम लोग इतने डिटेल में जाएंगे नहीं। ठीक है, जस्ट हमें जो बताना था कि आप एक वो प्रोटोफिलामेंट आया था उसको भी स्ट्रक्चरली हम क्लियर नहीं बता पा रहे थे, तो एक इमेज और मैंने ऐड की। प्रोटोफिलामेंट, ये आपको जो सामने से स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, देखो माइक्रोट्यूब्यूल मैंने बताया हॉलो स्ट्रक्चर। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल? तो ये फ्रंट में आपको इस तरीके से दिख रहा है, सेंटर में ये हॉलो जा रहा है, इसके पीछे की साइड आप इस रेडियस को लोगे तो इसके पीछे इस तरीके से नंबर ऑफ प्रोटोफिलामेंट प्रेजेंट। ओके, दैट इज प्रोटोफिलामेंट। आपको अरेंजमेंट एकदम क्लियर होना चाहिए। ये है टाइनिन आर। अब इसके और डिटेल में जाओगे, जो बाहर की तरफ होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, उसको आउटर साइड बोलते हैं, जो अंदर की तरफ है वो इनर साइड, वो उतना अभी आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर? सेंट्रल शीथ, नेक्सिन आर्म, नेक्सिन स्पोक, क्लियर, टाइनिन आर्म, बस इतना काफी। ओके, एक डुप्लेक्स को दूसरे से कनेक्ट करने वाला लिंकर हो जाता है, तो ये सब अभी नहीं। अब जरा वो मूवमेंट को समझ लो। सीलिया मूवमेंट कैसा होगा? ये इस तरीके से स्ट्रोक मूवमेंट है। ठीक है, आप अपना हाथ पाम को मूव करो, बेंड करो इस तरीके से। ठीक है, फिंगर जहां से अटैच्ड है वहां पे बेंड करो, और उसको बार बार इसको सीधा करो, फिर बेंड करो, फिर सीधा करो, इस पोजीशन में ले जाओ, फिर बेंड करो, तो यू विल सी कि एक स्ट्रोक दे रहे हो आप, इसको नहीं हिलाना है। करके देखो, इस मूवमेंट को, इस पोर्शन को हिलाओ, स्ट्रोक दो। ठीक, तो इसी तरीके से आप सोचो कि कई सारे आपके जैसा हैंड आपका मूव कर रहा है उस तरीके से कई सारे सीलियां हैं, तो वो एक डायरेक्शन में स्ट्रोक देते हैं। ओके, और प्रोपेलर लाइक मोशन में क्या होता है? वो राउंड राउंड राउंड, जैसे ये दिखा ना, इस तरीके से समहाउ वो मूव करेगा। तो इसका एक एनिमेशन लगा दिया मैंने। जब स्पर्म मेल गैमेट मूव करता है तो वो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर को मूव कराता है, फ्लैजेला को इस तरीके से रोटेट कर। इज इट क्लियर? दोनों मूवमेंट में डिफरेंस समझ में आ रहा है? और अभी रिसेंट आई थिंक 3 to 4 months पहले ही एक स्टडी आई है, उसमें इस मूवमेंट को चैलेंज किया गया, तो बट अभी वो बुक में नहीं आया है, इसलिए आपको यही ध्यान रखना है कि विपलाइक प्रोजेक्शंस और इस तरीके का प्रोपेलेटरी मूवमेंट मेल गैमेट शो करता है, क्योंकि आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी पढ़ना है बेटा, तो ये थोड़ा वहां से कनेक्टेड इंफॉर्मेशन हो जाएगी। तो सबको क्लियर है बातें? 25 नैनोमीटर, यस करेक्ट, गुड, वेरी गुड। क्लियर है बच्चा? लाइनी नाम नेक्स्ट। ओके, गुड, चलो आगे मूव करते हैं। ये सारे पॉइंट्स हो चुके थे। नाउ नेक्स्ट हमें जो देखना है दैट इज सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। एनसीईआरटी का ही पॉइंट है 8.5.9। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स को मैं वर्बली अगर तुम्हें बताऊं तो सेल के अंदर दो ऑर्गेनेल ऐसे हैं जो कि मेम्ब्रेन लेस है। मेम्ब्रेन लेस, एक आपका क्या है? राइबोसोम, दूसरा आपका क्या है? सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल में इसका आइडेंटिफिकेशन, एंड सेंट्रोसोम के पास में एक क्लियर जोन होगा, जोन ऑफ एक्सक्लूजन, जैसे आपने कहा पढ़ा था गोल्जी के चारों तरफ। ठीक है, जोन ऑफ एक्सक्लूजन मतलब उसके नियर बाय साइटोप्लाज्म में कोई अदर ऑर्गेनेल नहीं आ सकता। ओके, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम के चारों तरफ, एक सेंट्रोसोम के चारों तरफ सेंट्रोस्फीयर होगा, एक जोन होगा जहाँ पे कुछ भी नहीं है और अदर कोई ऑर्गेनेल नहीं आ सकता है। एंड इट इज मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ट्यूबलिन प्रोटीन। यहाँ पे फिर से माइक्रोट्यूब्यूल आएंगे, उनके ही अरेंजमेंट से ये स्ट्रक्चर बनेगा। फिर से आपको इस तरीके का 9 वगैरह अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है।
सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है, और ऑब्वियसली एनिमल सेल में प्रेजेंट है तो सिर्फ एनिमल सेल के सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करे। ओके, जो सेल डिवीजन पढ़ते वक्त आपने देखा होगा स्पिंडल अपरेटस, कल भी बात आई थी, इसको बनाने में, इसकी पोजीशन में ये सेंट्रियोल ही रोल प्ले करते हैं, पोल पे मूव करते हैं। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और है कि इनके पास डीएनए नहीं है, डीएनए एब्सेंट है, लेकिन ये डिवीजन कर सकते हैं, मतलब डुप्लीकेट हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं आपको, और उसके बाद अपन थ्योरी में पूरा पूरा देखते हैं। तो सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल यूजुअली, अब एनसीईआरटी है बेटा, मार्क करो, usually containing two cylindrical structure called centriole. Centriole के लिए क्वेश्चन आता है, आर सेंट्रियोल आर द इंडिपेंडेंट? नो, सेंट्रियोल्स एक दूसरे से, दो सेंट्रियोल्स होते हैं, टू सेंट्रियोल लिखा है ना, टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। ठीक है, तो दो सेंट्रियोल हमेशा सेंट्रोसोम का पार्ट होंगे, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, ऑल्दो यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट। Centrosome is an organelle usually containing two cylindrical structure called centriole. They are surrounded by amorphous pericentriolar material. भाई एक पूरे जोन इनके पास रहेगा, तो पेरीसेंट्रियोलर एक मटेरियल वहां पे रहेगा, प्रोटीनेशियस चार्ज्ड मटेरियल रहेगा, जो इसके अरेंजमेंट को, देखो बेटा, बिना मेम्ब्रेन के कोई बाउंड्री बना रखा है, कोई अरेंजमेंट बना रखा है, जस्ट देखो इस तरीके से इसका अरेंजमेंट है। तो हाउ दैट इज डिसाइडेड, कैसे ये स्ट्रक्चर इसी तरीके से क्यों है, किसने इसको जोड़ रखा है, किसने इसको रोक रखा है यहाँ, तो उसमें इसके चारों का जो, चारों तरफ जो जोन ऑफ एक्सक्लूजन है ना, जो क्लियर जोन है, वहां पे जो प्रोटीन प्रेजेंट है, कोई ऑर्गेनेल नहीं है लेकिन साइटोप्लाज्म तो है ना, उन सारे के जो चार्ज होते हैं ना, वो इन माइक्रोट्यूब्यूल को इस तरीके से, जैसे आप मैग्नेट को मूव करा दो मैग्नेट को, तो आप देख सकते हो कि आप वो अलग अलग तरीके से मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, या आप वहां पे कोई आयरन पार्टिकल्स रख लो, ठीक है, कुछ आप ऐसे लोहे का मटेरियल रख लो, तो यू कैन मूव दैट जस्ट बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है ना, इसको कार्टव्हील अरेंजमेंट बोलते हैं, बैलगाड़ी के पहिए की तरह कार्टव्हील अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो चारों तरफ उसके एमॉर्फस सॉल्यूशन है ना, जो चार्ज्ड प्रोटीन प्रेजेंट है वहां पे, दैट आर रिस्पॉन्सिबल। ओके, या तुम थोड़ा सा ब्रैकेट में एनसीईआरटी में भी लिख लोगे चार्ज्ड प्रोटीन, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट ब्रेन में रहेगा, याद आ जाएगा। ओके, बोथ द सेंट्रियोल इन अ सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर। अब ये हमें स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर हमें सामने से हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, इसको अगर हम सामने से देखेंगे यहाँ से तो कुछ इस तरीके से ये व्यू हमें दिख रहा है, लेकिन ये पीछे एक दूसरे से 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर। क्लियर है बच्चा? इंफॉर्मेशन है ये, एनसीईआरटी में दी हुई है और क्वेश्चन आता है ये। बोथ द सेंट्रियोल इन अ सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर, सिंपल परपेंडिकुलर आई थिंक सभी जानते हो, 90 डिग्री। यहाँ छोटा सा एक इमेज बना लो, सेंट्रियोल ए, सेंट्रियोल बी, एनसीईआरटी में ही पेंसिल से इमेज बना लो, याद रहेगा। ईच अदर in which each has an organization like the cartwheel. ओके, जब हम ये स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं तो ये एक सेंट्रियोल, ये एक सेंट्रियोल, ये दूसरा सेंट्रियोल, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री। They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibril of tubulin protein. इंपॉर्टेंट है, मार्क करो, 9 इवनली, एक रेगुलर इंटरवल पे स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल, चारों तरफ। ठीक है, पेरिफेरल मतलब चारों तरफ, किसके बने हुए? ट्यूबुलिन प्रोटीन के। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, एक लाइन के अंदर 4 एमसीक्यूज हैं, ये सब एमसीक्यूज है। ओके, क्लियर है बच्चा? ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इज अ ट्रिपलेट। सभी क्या है? ट्रिपलेट है। और हमने वहां कहा देखा, बेसल बॉडी में हमने देखा ट्रिपलेट अरेंजमेंट।
द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर ऑल्सो लिंक्ड, यहाँ पे भी एसी लिंकर होता है, यहाँ पे एसी लिंकर अभी हम बताते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट में, ठीक है। एडजेसेंट लिंक, एडजेसेंट जो ट्रिपलेट होगा, जैसे डबलेट डबलेट को जोड़ने के लिए डाइनी नाम ने जोड़ा नहीं था, आज वाली इमेज में मैंने दिखाया था लिंकर, तो दे आर लिंकर प्रोटीन जो दोनों डुप्लेट को आपस में जोड़ रहे हैं। ओके, यहाँ पे क्या है कि ट्रिपलेट 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 तीन तीन का सेट है, ट्रिपलेट को ट्रिपलेट से जोड़ने के लिए लिंकर है वहां पे। okay, the central part of the proximal region of the centriole, central part of the proximal region, समझना जो पेरीफेरी पे आप देख रहे हो उस सेंट्रियोल के सेंट्रल पार्ट, क्लियर। ऑल्सो प्रोटीनेसियस, प्रोटीन प्रेजेंट होंगे लेकिन वहां पे इस तरीके से माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा, इसलिए वो कोर आपको हॉलो दिखेगा, एंड दैट इज हब। ओके, जैसा वहां सेंट्रल शीथ और सेंटर में दो माइक्रोट्यूब्यूल के बंच आपको दिख रहे थे, वो यहाँ पे नहीं दिखेगा। which is connected with tubules of the peripheral triplet। देखो कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, आपको इसको तोड़ना पड़ेगा और अभी एक एक लाइन टूट जाएगी जब आप डिटेल में पढ़ो। which is connected with tubules, कहाँ थे, पेरीफेरी पे, सेंटर में तो है ही नहीं, सेंटर में तो हब है। ओके, पेरीफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पोक, वही है, फिर से आ गया रेडियल स्पोक मेड अप ऑफ प्रोटीन। नाउ द सेंट्रियोल, ये सब क्वेश्चन है बेटा, मार्क कर लो। द सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी, अब देखो सीलियोजेनेसिस वाला फिनोमेना यहाँ पे आ जाएगा, किस तरीके से वो सीलिया का सैफ्ट बेसल बॉडी के बाद सेल सीलिया का प्लेट, बेसल प्लेट या सैफ्ट फ्लैजेलम स्ट्रक्चर डेवलप हुआ होगा। तो द सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला, एक फंक्शन होता है इसका सीलियोजेनेसिस का, और फ्लैजिला एंड स्पिंडल फाइबर that give rise to spindle apparatus during cell division in animal cell। Is it clear? तो कोई एक मिनट मुझे टाइम दो जरा, मैं एक स्पिंडल apparatus का भी इमेज ले लेती हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है? कोई क्वेरी हो तो बोलो। चलो एकदम स्कीमेटिक डायग्राम लेते हैं जिससे तुम्हें ओके क्लियर, वेरी गुड। कोई क्वेरी प्लीज? प्लीज शो स्पोक इन द इमेज, अभी दिखाते हैं बेटा, हम दिखा रहे हैं, हम इमेज जैसे कल दिखाए थे उस तरीके से इमेज आज भी दिखाएंगे, स्कीमेटिक जो आपको ड्रॉ भी करके रख। चलो, the centrioles form the basal body of cilia और flagella, spindle fibers that give rise to spindle apparatus, एक पूरी यूनिट, क्लियर, एक फाइबर, एक यूनिट, these are different different, और S लगा है मतलब कई सारे फाइबर। ओके, ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स, देखो ये हो जाता है पोल आपका कि कहाँ से डिसाइड होना है, प्लेट, सेल प्लेट, जैसे प्लांट सेल में सेल प्लेट बनेगा, एनिमल सेल में सेल फरो होता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर आपका सेल डिवीजन ही है। तो एनिमल सेल में इस तरीके से दो सेल आपस में डिवाइड होती है सेल फरो मेथड से। ओके, तो एक तो इस पोजीशन के लिए माइक्रोट्यूब्यूल रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा आपको एक सेंट्रियोल वाला स्ट्रक्चर है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है, सेंट्रियोल का नेम ही सेंट्रियोल क्यों है पता है? क्योंकि इसका अरेंजमेंट आप देखोगे इस सेल में, चलो ये तो इमेज ऐसे है, इस सेल में समहाउ ये सेंटर में कहीं अरेंज होगा, अभी एक्स्ट्रा पॉइंट्स में ये सब कवर होगा। तो सेंट्रल पोजीशन ये गाइड कर रहा है, ये न्यूक्लियस, विदाउट एक एनिमल सेल से आप सेंट्रियोल निकाल दोगे तो न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर सकता। दैट्स वाई न्यूरॉन सेल जो आपने पढ़ा है ना कि नर्व सेल डिवाइड नहीं करती, उसका रीजन ही यही है।
मैच्योर न्यूरॉन्स में सेंट्रियोल अब्सेंट होता है, मैच्योर न्यूरॉन्स सेंट्रियोल अब्सेंट होता है। अब जब सेंट्रियोल अब्सेंट है तो ये इस तरीके का जो आपको ऊपर एक बढ़िया सा ग्राउंड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जैसे कोई गेम होने वाला है यहाँ पे बढ़िया, तो उस तरीके का स्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई न्यूरॉन सेल को सिग्नल्स नहीं है कि वो सेल डिवीजन कर सके। ये मेन रीजन है, और भी अदर फैक्टर्स है वहां। ओके, तो ये जब सेंट्रियोल एक पोल पे आ गया, ये डिवाइड किया, डुप्लीकेट हो जाता है एस फेज में, एंड उसके बाद ये पोल पे आ गया। क्लियर? अब एक सेंट्रियोल यहाँ पे होगा, एक सेंट्रियोल यहाँ पे, तो इससे माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलने स्टार्ट होते हैं। वो माइक्रोट्यूब्यूल्स अपने आप में चार्ज्ड होते हैं, एटीपी को यूज करते हैं, एक माइक्रोट्यूब्यूल दूसरे से ज्वाइन होते होते पूरा इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे रह रही थी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि सेंट्रियोल तो प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। ओके, तो दैट्स वाई आप जो पढ़ते हो ना कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, प्रोफेज में पढ़ा होगा अगर आप, चलो मैं अभी फेज की कोई बात ही नहीं करती हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल डिवीजन में डिसअपियर होती है, एंड देन लास्ट में साइटोकाइनेसिस के पहले रीअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। तो वाई, क्यों ऐसा अरेंजमेंट क्यों किया गया? क्योंकि सेंट्रियोल को अगर ये बाउंड्री नहीं क्रॉस करेगा तो ये ऐसा रेस कैसे जाता, समझ रहे हो? ठीक है, तो दैट्स वाई स्पिंडल एपरेटस के फॉर्मेशन में सेंट्रियोल का इंपॉर्टेंट रोल होता है, एंड विदाउट सेंट्रियोल एनिमल सेल डिवाइड नहीं कर सकती। बाकी सेल डिवीजन के टाइम कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखेंगे इससे रिलेटेड। ओके, तो ये तो हो गई छोटी सी एनसीईआरटी वाला पोर्शन। अब आ जाओ अपने समुंदर में। सेंट्रोसोम डिस्कवर्ड बाय बैंडन एंड बावेरी साइंटिस्ट, they indicated that it is the place from where ester rays arises। अब एस्टर रेज क्या होता है? वन सेकेंड, देखो ये तो इधर की तरफ जा रहा है तो स्पिंडल फाइबर्स हो गया, ये होता है इक्वेटर। एकदम शॉर्ट में हम बता रहे हैं बेटा, अभी सेल डिवीजन नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन वही बात है कि ये कई तालों की कुंजी है, की है, तो आता रहता है, रिलेटेड बात है। ठीक है, तो स्पिंडल अपरेटस फॉर्म हो रहा है, और यही सेंटर में आप जस्ट सपोज की क्रोमोसोम प्रेजेंट, ठीक है, इसका सेंट्रोमियर होगा, काइनेटोकोर, उससे स्पिंडल अपरेटस जाके अटैच्ड हो जाएंगे स्पिंडल फाइबर। तो ये तो हो गया उसके इस इस सेंट्रियोल के रिस्पेक्ट में, इसके राइट साइड में स्ट्रक्चर जो बन रहा है, स्पिंडल फाइबर यहाँ तक चला गया। इस साइड में तो सेल खत्म हो जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी, तो यहाँ पे ये एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। बेटा इधर माइक्रोट्यूब्यूल जा रहे हैं तो इधर भी माइक्रोट्यूब्यूल रहेंगे, लेकिन उसका कोई काम नहीं है इस तरीके से कि वो किसी को अटैच कर रहा है, जस्ट वो लोकेशन है और वो गाइडिंग करेगा। वो सब हम सेल डिवीजन में बात करेंगे। तो ये जो लुक दिख रहा है ना, दिस लुक्स लाइक, ऐसे स्ट्रक्चर दिखने लगेगा, इसी को बोलते हैं एस्टर रेस। समझ में आ रहा है? स्टार लाइक, जैसे सन रेज निकल रही है उस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है। Okay, they indicated that it is the place from where aster rays arises. Poveri साइंटिस्ट हैं, propose the term centrosome। सोमा मीन्स बॉडी, सेंटर में प्रेजेंट बॉडी, सेंट्रोसोम। सेंट्रल कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन जिसके पास है विद रिस्पेक्ट टू एनिमल सेल, एनिमल सेल में ही प्रेजेंट ही है, उसको सेंट्रोसोम टर्म दिया। सेंट्रोसोम्स आर प्रेजेंट इन ऑल एनिमल सेल्स। They are also present lower plants groups like algae। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लांट्स में नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि लोअर प्लांट में देखा गया है, एल्गी सबसे लोअर प्लांट होते हैं। They are never ever present in higher plants group। That's why आपको अगर एक स्टेटमेंट देना है कि सेंट्रोसोम डिफरेंस आप देखते हो प्लांट और एनिमल के बीच में, तो आप बोल देते हो कि प्लांट में अब्सेंट, एनिमल में प्रेजेंट। लेकिन ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि लोअर प्लांट्स में रिपोर्टेड है, सभी एल्गी में नहीं है लेकिन रिपोर्टेड। समटाइम्स दे आर प्रेजेंट इन लोअर फंजाई। देखो अरेंजमेंट है बेटा, हो सकता है ना, माइक्रोट्यूब्यूल ही तो है, माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट है, तो हो सकता है कि कहीं कहीं प्रेजेंट मिल गया होगा। समझ रहे हो? दे आर स्टिल दे आर अंडर स्टडी प्रोसेस कि इनमें उसका क्या रोल है, क्या कर रहे हैं, कुछ इज डिफरेंट पार्ट। बट एनिमल में तो श्योर है, एंड एकदम आइडेंटिफिकेशन का फीचर है, सेल डिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने एग्जांपल बताया ना कि नर्व सेल में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए नर्व सेल डिवाइड भी नहीं करती है। द सेंट्रोसोम आर आल्सो नोन एज, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं, साइनोनिम्स हैं। डिप्लोसोम, काइनेटोसोम, काइनेटोसोम से ही आ गया था, वहां पे काइनेटोस्फीयर,
Basal body, in case of you talk about the cilia and flagella, then centrosome modified into basal body. ब्लेफरोब्लास्ट, ये पूछा गया है अभी रिसेंट में किसी क्वेश्चन पेपर में आया था, ब्लेफरोब्लास्ट बेसल ग्रेन्यूल। अब आप सेंट्रोसोम पढ़ के जाते हो और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से टर्म से आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो जस्ट रिकॉल दैट, एक टाइम टू टाइम पे इसको रिवाइज करना है। सेल अपने आप में एक तरफ महारथी वाला चैप्टर है, इसको तो आपको ऑलवेज कीप इन रिविजन। सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सेंट्रियोल्स एंड अ सेंट्रोस्फीयर। समझ में आया? 2 सेंट्रियोल हो गए, एक सेंट्रोस्फीयर जो उसके चारों तरफ की बाउंड्री हो जाएगी। द सेंट्रोस्फीयर इज द क्लियर जोन सराउंडिंग द सेंट्रियोल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड काइनोप्लाज्म और साइटोसेंट्रम। साइटो मीन्स सेल, सेल सेंट्रम मीन्स सेंटर में, सेल के सेंटर में। इज इट क्लियर? बता बेटा। लोअर प्लांट्स मीन्स एकदम लो लेवल के प्लांट जो इनिशियली एवोल्यूशन में सबसे पहले बने होंगे प्लांट्स के कैटेगरी में, वो लोअर प्लांट्स हो जाते हैं। जो आपने एल्गी सुना होगा ना, जो आप अभी वहां पे सी साइड में भी आप देखते हो ग्रीन ग्रीन सा रॉक पे जमा हुआ, वो सब एल्गी ब्रायोफाइटा के कैटेगरी में आते हैं बेटा। तो दे आर एल्गी, जिसमें आपको प्लांट में लीफ, फ्लावर, स्ट्रक्चर इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, वो लोअर हो जाते हैं। हर कैटेगरी में आप एनिमल पढ़ोगे या प्लांट पढ़ोगे, उसकी एक हायरार्की है बेटा, लो टू हाई, लो टू हाई। तो प्लांट में मैं अभी आपको शॉर्ट में ही बता देती हूँ, एल्गी है लो, एंड जो आपके चारों तरफ आप गेंदे का फूल या कोई फ्रूट वाला पार्ट देख रहे हो, मैंगो समझ लो, पीपल समझ लो, ठीक है, ये हो जाते हैं एंजियोस्पर्म, ये हायर। एनिमल के केस में सबसे लोअर है पोरीफेरा, एकदम सेलुलर ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन है पोरीफेरा, और सबसे हायर पे अपन बैठे हैं प्राइमेटा, पैमर्स में प्राइमेटा। अपने बाद अभी कुछ हायर पे आया नहीं है इवोल्यूशन में, बट इवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लेकिन इट इज नॉट रिपोर्टेड कि अर्थ पे अभी हमारे ऊपर कोई चीज डेवलप हुई है। इज इट क्लियर बच्चा? चलो अब देखो इस इमेज में, इसमें समहाउ सेंटर में दिख रहा है, परपेंडिकुलर दिख रहा है, दो स्ट्रक्चर, हर एक कार्टव्हील की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओके, अगेन आप देखोगे तो कार्टव्हील जैसा बना हुआ है, फ्रंट से आपको अटैच नहीं दिखेगा, बैक से ये अटैच रहेगा। दिस इज, इट इज सम दिस, ठीक है। एंड एक क्लियर जोन दिखेगा, काइनोप्लाज्म बोल दो, सेंट्रोस्फीयर बोल दो, ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को आप बोलते हो सेंट्रोसोम। स्क्रीनशॉट ले लेना, ऐसे छोटा सा इमेज बना लो। अभी पॉइंट था ना, सेंट्रोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोस्फीयर, तो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज सेंट्रोसोम। ओके, चलो। Both centrioles are present at right angle. Each centriole is a cylindrical structure, cylindrical and hollow. More accurate, but cylindrical is okay. चलो अभी आगे देखते हैं. It is 0.3 to 0.5 micrometer long length and 0.2 micrometer in diameter. Again, I said you कि आप इस तरीके के पैरामीटर्स को हाईलाइट करते चलो, और लास्ट में अब खत्म होने वाला है सेल चैप्टर, तो इन सारे पैरामीटर्स की आप एक टेबल बना लो खुद की। देखो मेरे पास सब बना बनाया, लेकिन आप जब खुद का बनाते हो ना, तो वो बनाते वक्त भी आप पढ़ोगे, लिखते वक्त भी आपके दिमाग में जाएगा वो, और उसको जब आप अपने पास रखोगे तो आप उसको देखते रहोगे। मैं इस तरीके के शॉर्ट नोट्स नहीं प्रोवाइड करूंगी बेटा, ये आपको खुद बनाना। ओके, इस सेंट्रियोल शोज 9+0 अरेंजमेंट। देखा हमने, ये ट्रिपलेट पेरीफेरी में सेंटर में हब रहेगा। It means that the centriole consists of 3 triplet fibers which are present at the periphery, cartwheel like। बैलगाड़ी का पहिया सबने देखा है ना, कहीं तो देखा ही होगा, इमेज वगैरह में देखा होगा, रियल में देखा होगा। तो दैट इज समहाउ लाइक, या आप मोटरसाइकिल का भी समझ लो, लेकिन वो ट्रिपलेट नहीं समझ में आएगी। In central portion of centriole, central rod or hub is present from where
9 prominent spoke radiates. अच्छा स्पोक देखना था, रुक जाओ अभी बस 2 पॉइंट और देख लेते हैं फिर इमेज देखते हैं. Each triplet fiber is made up of 3 microtubules. These microtubules made up of tubulin protein. There is no membrane surrounding the centriole. ये सब पॉइंट आपको तो यही समझ में आ रहे हैं. ओके कल के लास्ट लेक्चर से समझ में आ रहा होगा कि माइक्रोट्यूब्यूल है तो ट्यूबलिन हो रहा है, ट्रिपलेट है तो फाइबर्स के ग्रुप में 3 मेजर माइक्रोट्यूब्यूल होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स है तो प्रोफिलामेंट से बने होंगे. ये सब कहानी ऑलरेडी आप पढ़े हुए. ओके और कोई मेम्ब्रेन नहीं है यहाँ, तो सिर्फ उनका अरेंजमेंट है. दिस इज लाइक स्ट्रक्चर. ये हो गया आपका रेडियल स्कोप. ओके ये होते इलेक्ट्रॉन डेंस प्रोटीन स्ट्रक्चर दिखता है वहां पे, इलेक्ट्रॉन डेंस एरिया दिखता है. फिर आपको हब समझ में आया, सेंटर में प्रोटीन्स हैं लेकिन कोई ट्यूब्यूल नहीं है, माइक्रो ट्यूब्यूल नहीं है, दैट्स व्हाई ये 9 + 0 है. और 9 के ब्रैकेट में लिखो 3, वहां था 9 + 2 ब्रैकेट में लिखो 2, ये डबलेट है. ओके फिर सेंट्रल शीथ स्ट्रक्चर, एक हब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, उससे निकलते उसको और ट्रिपलेट को जोड़ने वाला स्पोक है. ओके एक चीज ध्यान रखना है, लिंकर ए सी लिंकर. वाई ए सी लिंकर? ये जो अरेंजमेंट है ट्रिपलेट का उसको नेम देते हैं ए बी सी. ए बी सी तो ए सी ये सी रहेगा, ए सी. इस तरीके से समझ में आ रहा है तुम्हें? बी सब जगह बीच में है, हम लिख नहीं रहे हैं. इज इट क्लियर बच्चा? तो ये एक बार पूछा गया एसी लिंकर. एसी लिंकर रिपोर्टेड इन एदर वेसल बॉडी, आप आंसर करोगे, या सेंट्रियोल. सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल अगर दोनों ऑप्शन में होगा तो कौन सा मोर एक्यूरेट है बेटा, फटाफट बताओ. सेंट्रोसोम and centriole both are in option, then which one is more appropriate? Okay beta, answer है ना, which one is more appropriate, centrosome or centriole? सेंट्रियोल करेक्ट. ओके सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल है, तो एसी लिंकर इज रिपोर्टेड इन सेंट्रियोल. इज इट क्लियर? अभी क्लियर है? रेडियल स्पोक, एसी लिंकर, ट्रिपलेट अरेंजमेंट, हब. ओके वेरी गुड. और इस अरेंजमेंट के लिए ही वो पेरीफेरी पे एमॉर्फस एरिया था, प्रोटीनेसियस चार्ज्ड एरिया था, उन चार्ज्ड एरिया ने ही इसको इस तरीके से अरेंज करने में हेल्प किया, और इनकी इंटरनल बॉन्डिंग ने भी. नाउ फंक्शन पे आ जाते हैं. फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक पोल्स देखा अभी हमने, सबसे मेन फंक्शन इसका क्या है, फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक पोल्स. फर्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर ही ये पॉइंट है. इन हायर एनिमल सेल्स द सेंट्रियोल फॉर्म द माइटोटिक पोल्स. दे आर इन्वॉल्व. हायर एनिमल क्यों दिया है? क्योंकि जब आप डिवाइड करते हो, डेवलप होते 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 तब ये स्ट्रक्चर डेवलप्ड हुए हैं. तो हायर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा. ओके एनिमल्स भी सिर्फ चलेगा. दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus. स्पिंडल फाइबर्स organized to form nuclear spindle apparatus at mitotic pole. These spindle fibers appear to radiate just like rays of a star. That's why called aster rays. इसलिए इसको एक टर्म और देते हैं, एस्टेरिक माइटोसिस. ठीक है, ऐसी माइटोसिस, ऐसा डिवीजन जिसमें एस्टर रेस फॉर्म हो रहे हैं, ये कहाँ रिपोर्टेड होता है? अब ये सेल डिवीजन का क्वेश्चन है, तो एनिमल सेल में. These spindle fibers appear to radiate just like rays of a star. That's why called aster rays. In animal cells, at the time of cell division, the aster rays arises from centriole. एक ही तरीके की बातें हैं, आपको बार बार लिखने की नीड नहीं है. क्लियर? जस्ट आप एस्टर रेस का फंडामेंटल और स्पिंडल एपरेटस, राइट साइड में आपको स्पिंडल एपरेटस फाइबर पे फोकस करना है जो क्रोमोसोम को जाके बाइंड करेंगे, एंड लेफ्ट साइड में आपको
एक रेडिएशन शो करता हुआ स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट इज एस्टर रेस. Centrioles and asteroids are present in animal cell. Spindle fibers are made up of microtubule, tubulin protein. Celiogenesis, this is second function. Formation of cilia. देखो फ्लैजेलोजेनेसिस कोई वर्ड नहीं होता बेटा, तो सीलिया या फ्लैजेला दोनों के फॉर्मेशन के लिए जो आप पैरामीटर या जो आप टर्मिनोलॉजी यूज करते हो ना, दैट इज सीलियोजेनेसिस. ये स्टार मार्क करके कहीं नोट डाउन कर लेना. देयर इज नथिंग लाइक फ्लैजेलोजेनेसिस. Celiogenesis means formation of cilia and flagella. In lower plant cell like motile algae and in animal cells, most of the protozoans, one or both the centriole give rise to cilia or flagella. Okay, बच्चा? When centriole give rise to cilia or flagella, they are known as basal granule, basal body, and blepharoblast. ये सब नाम आपने देख लिया था इसके साइनोनिम्स में. ओके, तो मीन्स जब भी वेसल बॉडी की बात करनी होगी ना, तो आपको सेंट्रियोल को वहां स्पेसिफाई करना होगा कि वो सेल डिवीजन वाला सेंट्रियोल नहीं है. वो कौन सा सेंट्रियोल है? वो सीलियोजेनेसिस में रोल प्ले करे. ओके, एंड जो सेंट्रियोल्स हैं ये मतलब आप पूरा सेंट्रोजोम को बोल सकते हो, दे कैन रेप्लिकेट बेटा. रेप्लिकेट मतलब डुप्लीकेट देमसेल्व्स, डबल कर सकते हैं अपने को एज पर रिक्वायरमेंट. वो अपनी कॉपी बना सकते हैं. ओके, तो आपने देखा था कितने नंबर ऑफ सीलिया प्रेजेंट है, नंबर ऑफ फ्लैजला प्रेजेंट है. तो हर के लिए तो बेटा बेसल बॉडी को बनना पड़ेगा ना, तो फिर उसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा. तो नंबर्स ऑफ सेंट्रियोल्स वहां पे डुप्लीकेट होके वेसल बॉडी के फॉर्मेशन में रोल प्ले कर. ना कुछ बढ़िया वाले स्ट्रेस स्ट्रोक पॉइंट, और ये सब फिर से वही बात है, एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है, आते हुए क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन से बने हुए पॉइंट्स है. आपको ये बस नोट डाउन कर लेना और पढ़ते भी रहना है. The microtubules to centrioles are rich in ATPase enzyme. ठीक है, अब ये जितनी भी प्रोसेस हो रही है ना, ये एस्टर रेस का फॉर्मेशन, ये स्पिंडल एपरेटस का फॉर्मेशन, दे नीड एटीपी बेटा. ये एटीपी यूज करेंगे, एनर्जी चाहिए इनको. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 30 एटीपी यूज हो जाता है एक 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 स्पिंडल एपरेटस को बनने के लिए. दैट्स वाई आपको सेल डिवीजन पढ़ाऊंगी मैं, तो वहां पे मैं बताऊंगी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बाइनरी फ्यूजन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. इसके पहले सेल डिवीजन को, सेल को प्रिपेयर करने के लिए जो इंटरफेज होता है सेल प्रिपरेशन वाला, उस फेज में माइटोकॉन्ड्रिया भी अपने आप को डिवाइड करता है. जस्ट बिकॉज उस पर लोड बढ़ने वाला है, उसको ज्यादा से ज्यादा एटीपी को प्रोड्यूस करना है. ओके, तो जो ये रेंज होता है ना, एक स्पिंडल फाइबर, एक मतलब ये, इसको बनाने में 4 to 30, अब इट डिपेंड्स ऑन कि सेल का साइज क्या है, लेंथ क्या है, एटीपी यूज होते हैं. एटीपी यूज हो रहे हैं तो उसको हमेशा कॉम्प्लेक्स मिलेगा. एटीपी सिंथेस जहां सिंथेसिस होती है, एटीपेज जहां पे एटीपी यूज होगा. ओके, अगेन आई रिपीट, एडीपी प्लस पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दे फॉर्म एटीपी. दिस इज द एटीपी सिंथेसिस. एंड एटीपी ब्रेक डाउन एडीपी प्लस पीआई, दिस इज एटीपीज ब्रेक डाउन. मतलब एटीपी को ब्रेक डाउन करना है, और यही थर्ड जो फॉस्फेट यहाँ पे अटैच है ना, इसमें एनर्जी है बेटा, इसी एनर्जी को भी यूज करता है. दिस इज द फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फेट ग्रुप का ऐड होना. चलो खैर, around the centriole spheres of electron dense material are present. These are known as pericentriolar satellite macules. Perhaps this helps in the assembly of new centrioles. अभी ये अंडर द स्टडी प्रोसेस है कि और इनका क्या रोल हो सकता है इस स्पेस में, क्यों इस तरीके का क्लियर जोन है जबकि उसके पास कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन की बाउंड्री नहीं है. तो ये कैसे डिसाइड कर पा रहा? देखो गोल्जी के पास मेम्ब्रेन था बेटा. समझना हम क्या बताना चाह रहे हैं. आप थोड़ा सा तुम लोग को हम ले जाते हैं, ताकि देखो एक बार तुमने सेल चैप्टर अच्छे से कर लिया ना, तुम्हें डॉक्टर बनने बनने तक कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं आएगी जो तुम्हें बेसिक लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट कर. तुम आज जो पढ़ रहे हो ये नीट क्वालिफाई करने के लिए नहीं पढ़ रहे. तुम आज जो पढ़ रहे हो वो आगे तक तुम्हारे काम आने वाला है. जब तुम किसी ड्रग की मैकेनिज्म, जब तुम्हें कोई मेडिकल मैकेनिज्म पढ़ाई जाएगी तो तुम्हें ये चीजें याद आएंगी.
तो जस्ट अच्छे से बस नोट डाउन करते रहो और सब चीजें समझते रहो। तो पेरीसेंट्रियल स्पेस किस तरीके से क्रिएट किया, जबकि गोल्जी के पास तो एक उसकी खुद की मेम्ब्रेन थी, उसने कुछ डिसाइड किया होगा कि हाँ इस एरिया तक नहीं आना है, वहां पे जो उसके मेम्ब्रेन्स पे प्रोटीन्स प्रेजेंट है वो डिसाइड करेंगे। बट यहाँ पे क्या है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एमॉर्फस मास है एक, जिसमें जैसे आप साइटोसॉल में बोलते हो, साइटोप्लाज्म में बोलते हो कि कोलाइडल सॉल्यूशन है, वहां पे प्रोटीन प्रेजेंट है। तो उनका ही अरेंजमेंट समहाउ ये सारे रोल प्ले कर रहा है, और डुप्लीकेशन में भी रोल प्ले कराएगा, क्योंकि ऑलरेडी जब डीएनए नहीं है तो इसको डुप्लीकेट कौन करा रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों बाइनरी फ्यूजन किया, क्योंकि उसके अंदर डीएनए था। प्लास्टिड क्यों डिवाइड किया, उसके अंदर भी डीएनए था। यहाँ ना मेम्ब्रेन है ना डीएनए है, दैट्स व्हाई दिस इज अंडर द रिसर्च एरिया कि सेंट्रियोल्स के और क्या क्या अरेंजमेंट और किस तरीके से ये रोल प्ले कर रहे हैं। सेंट्रियोल्स ऑक्युपाई जियोमेट्रिक सेंटर। जियोमेट्रिक सेंटर मीन्स आप अगर सेल ऐसे बना रहे हो तो न्यूक्लियस ऐसे बनाओगे और एक कहीं कहीं सेंट्रियोल ड्रॉ करोगे। तो इस सेल का जियोमेट्रिकली सेंटर ऑफ सेल और मे बी एक्सियल और एपिकल, बट मोस्टली आपको मैच्योर सेल में सेंटर में दिखेगा। दैट्स वाई आप इसको सेंट्रियोल टर्म देते हो। इन सेंट्रियोल द एंगल बिटवीन टू ट्रिपलेट इज 40 डिग्री। टू ट्रिपलेट के बीच का एंगल की बात हो रहा है। अब फिर से वो कार्टव्हील वाले स्ट्रक्चर पे जाओ। टू ट्रिपलेट जो आपका एंगल बन रहा था, लिंकर बन रहा था, दैट इज 40 डिग्री। समहाउ थोड़ा सा कैसा रहेगा, झुका हुआ, ठीक है, slanted रहेगा। सेंट्रियोल एब्सेंट इन, दिस इज क्वेश्चन। डायटम्स इज एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी होती है, प्रोटिस्टा में आती है। क्योंकि डायटम आपको पढ़ना है इसलिए यहाँ पे इस एग्जांपल में लिख लो। प्रोकैरियोट डायटम इस्ट, यहाँ पे फिर से आप स्पेस देना। ये फोर्थ है एंजियोस्पर्म। ओके, ईस्ट इज फंजाई एंड एंजियोस्पर्म प्लांट। अभी बता दे रहे हैं, लिख लेना, ये एक टैब मारना हम भूल गए हैं। ओके, नीचे आएगा वो। इज इट क्लियर? कितने बच्चे बोर हो गए, क्या ही पढ़ाती है मैडम। बोर नहीं होना बच्चा, साथ साथ में पढ़ रहे हैं यार, तुम्हारी प्रिपरेशन हमारी प्रिपरेशन। चलो, मोटाइल प्लांट सेल्स आर हैविंग सेंट्रियोल। मोटाइल प्लांट सेल क्योंकि मूव करना है उसको, फिर से फ्लैजिला चाहिए होगा, साइलिया चाहिए होगा, तो बेटा वहां पे सेंट्रियोल आएगा। अब ये कहाँ कहाँ होता है, जब आप प्लांट किंगडम पढ़ोगे तो ये सब आपको क्लियर होगा। स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइटा, इनको बोलते हैं एंथेरोजोइड्स। एंथेरोजोइड्स, ठीक है। ये मूव कर ये मूव करेंगे और फीमेल गैमेट तक जाएंगे। अभी बस आप इतना समझ लो। तो इनको मूवेबिलिटी के लिए स्ट्रक्चर चाहिए, दैट इज फ्लैजिला। फ्लैजिला चाहिए तो फिर से बेसल आएगा, बेसल आया तो सेंट्रियोल आया। एक दूसरे के पीछे पीछे लिंक है सर, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा, अब ये हर ब्रायोफाइटा की हर सेल में नहीं गया, कहाँ बात किया, मोटाइल प्लांट सेल, मतलब इसने बात की उस स्ट्रक्चर की जो मूवेबल। क्लियर? तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ब्रायोफाइटा हैव सेंट्रियोल, ये हम नहीं बोल सकते। टेरिडोफाइटा, आगे देखो जो सीक्वेंस है वो ये है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये आ जाते हैं आपके लोअर, ये आता है ट्रांजिशन, ये आते हैं आपके हायर प्लांट। ठीक, पूरा प्लांट का किंगडम में आपको पढ़ाएंगे हम, डोंट वरी। ये वाटर पे रहता ही है, ये वाटर में रिप्रोड्यूस करता है, ये वाटर पे डिपेंडेंट है रिप्रोडक्शन में, ये दोनों इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। क्लियर? इनमें सीड बनता है, इनमें फ्लावर बनता है, इनमें ए में तो फ्रूट भी बनता है। यहाँ तक सीड की बात है। तो एक हायरार्की है बेटा, क्यों, कौन, कहाँ पे इवॉल्व हुआ है, क्या स्ट्रक्चर किसमें ऐड हो गया। तो जस्ट आप वो चीज एक साइड अभी रखो। ये पूरा एक चैप्टर है प्लांट किंगडम, वहां पे आपको पढ़ना है। ओके, तो ब्रायोफाइटा में, टेडोफाइटा में, जूस्पोर ऑफ एल्गी, ये सब मोटाइल हैं। एंड मोटाइल एल्गी, पूरी की पूरी एल्गी ही मोटाइल है, जैसे क्लेमाइडोमोनास। अभी मैंने कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया था तो भी वहां नेम आया था। तो ये क्या हो गया, पूरी की पूरी एल्गी सिंगल सेल और ये मूव करती है। प्लांट मूवेबल नहीं होते बेटा ना, प्लांट स्टैटिक होते हैं, लेकिन ये मूव कर रहे हैं, तो हम इसको एनिमल नहीं बोल देंगे, ये है प्लांट ही। ओके, तो जूस्पोर ऑफ एल्गी भी मूव करते हैं, मोटाइल एल्गी।
वो जहां जहां मूवमेंट आया वहां वहां पे आपका सेंट्रियोल आ जाएगा। 3 microtubules form a triplet ABC, देखा आपने। Each microtubule in triplet is 250 angstrom wide। हर माइक्रोट्यूब्यूल एक ट्रिपलेट में उसका डायमीटर, उसका अरेंजमेंट 250 एंगस्ट्रॉम है। The microtubule A join with the microtubule C of adjacent triplet by AC linker। AC भी करेक्ट है, C लिंकर भी करेक्ट है। Spoke join microtubule A to the central hub, central cylinder। देखा आपने। Centrioles not having DNA but can replicate themselves, ये भी हो गई बात। Vessel body act as microtubule organizing center MTOCs and form cilia and flagella। अब ये आपको आ गया एक फुल फॉर्म, ये आपको नोट डाउन करके याद करना है। ओके, वेसल बॉडी एक्ट एज माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, तभी वहां से सीलिया ओरिजिन होगा, तभी वहां से फ्लैजिला ओरिजिन होगा। कोई भी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, तो ये बेस हो गया। अब इसके ऊपर ये अरेंजमेंट को डिसाइड करा रहा है कि ऊपर जाके भाई 3+0 में काम नहीं चलेगा, 3 मतलब ट्रिपलेट में काम नहीं चलेगा, ऊपर जाके समाओ अपने को अरेंज करो, जगह कम है, 9+2 में कन्वर्ट हो जाओ। तो इस तरीके का जो पूरा सेंटर है वो बेस में ही है, that is microtubule organizing center। ओके बच्चा, क्लियर है? कुछ पूछना है? The basal body is actually ciliated centriole। स्टीरियोसीलिया, ये एक और नोट डाउन कर लो, ये है स्टीरियो लाइक pseudocilia। They look like cilia but they are not exactly cilia। आपको ईयर जब पढ़ाएंगे ना आप, तो ईयर हमने चलाया इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में स्ट्रक्चर होता है, सिलिएटेड स्ट्रक्चर होता है, जो कि सीलिया जैसा दिखता है। लेकिन आप सब इतना अभी देखो, समझने की कोशिश करो, ईयर का आप मेन फंक्शन, अगर आपसे पूछूं मैं कि ईयर का मेन फंक्शन क्या है, बताओ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईयर? टू हियर, ठीक है, ये नहीं होता है। लेकिन हियरिंग इज द नॉट द मेन फंक्शन। ईयर का मेन फंक्शन तो होता है बैलेंसिंग। आप जो मूव करते हो ना, उस वक्त आपकी बॉडी को बैलेंस करना, दैट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ योर ईयर। तो इस तरीके के कुछ फैक्ट आपको पढ़ने हैं, आगे धीरे धीरे आएगा। उसी बैलेंसिंग में सेंस करने के लिए हियरिंग में, दोनों फंक्शन में, हियरिंग एंड बैलेंसिंग में, इंटरनल ईयर, आपका ये जो बाहर की तरफ ईयर पिन्ना दिख रहा है, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स। क्लियर? ये मिडिल, फिर इसके बाद आता है मिडिल ईयर, जहाँ पे ईयर और साइकिल्स प्रेजेंट है। मीलियस इंकस स्टेप शायद आपने पढ़ा होगा बोन्स में। क्लियर? उसके बाद एक पोर्शन है इंटरनल ईयर। उस इंटरनल ईयर में आपकी हियरिंग एंड बैलेंसिंग मैकेनिज्म के लिए स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। वहां पे सीलिएटेड स्ट्रक्चर है जो न्यूरो सिग्नल्स को जनरेट करवाने में हेल्प करती है। दीज आर स्टीरियोसीलिया। वो कोई वहां पे मूवमेंट नहीं करा रहे हैं, दे जस्ट जनरेट द इम्पल्सेस, इम्पल्स को जनरेट करेंगे। ठीक है? एंड एपिडाइडिमिस टेस्टिस में प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर, वहां पे स्टीरियोसीलिया मिलते हैं। ATPase activity present in dynein protein arm. True cilia are called kynoecilia. Exonym, complete 9+2 arrangement of cilia or flagella is known as exonym। डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन आते बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन। 9 duplicate fiber of flagella and cilia are tilted at 10 degree angle। देखो आपको दो एंगल आ गए, 10, 40, दो एंगल आ गए, एक है ट्रिपलेट का, एक है डुप्लेट का। ओके बच्चा, अब एंगल तो आई थिंक सबको समझ में आता होगा। ये एंगल है, ठीक है, ये 10 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री हो गया। इज इट क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट, जितना मेरे पास था मैंने कंटेंट दे दिया। सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, ये सब इंटरलिंक्ड है बेटा, कनेक्टेड है।
जस्ट आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। सेल डिवीजन से रिलेटेड पूछ लिया उसने, सीलिया फ्लैजला से रिलेटेड वो पूछ रहा है, सेंट्रियोल के किस रूप को वो जानना चाहता है। तो दो ब्रॉडर वे है सेंट्रियोल से स्टडी करने का। इंपॉर्टेंट वे, प्राइमरी फंक्शन उसका सेल डिवीजन से आता है, क्योंकि जब तक कोई चीज मोटाइल नहीं होगी, एवरी सेल डजंट हैव द सीलिया एंड फ्लैजिला। हर एक सेल के पास हमारे सीलिया और फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट है, लेकिन हर एक सेल जो डिवाइड कर रही है उसको सेंट्रियोल चाहिए। तो प्राइमरी फंक्शन अगर आपको प्रायोरिटी देना होगा तो वो हो जाएगा सेल डिवीजन। ओके, फिर आपको दोनों का स्ट्रक्चर याद रखना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज अबाउट द एक्सोनिम हब अरेंजमेंट, 9+2 9+0। क्लियर? डाइनिन प्रोटीन, नेक्सिन प्रोटीन, सेंट्रल सी, सेंट्रल फाइब्रिल, ये सारे क्वेश्चंस है जो यहाँ से पूछे जाते हैं। अब तुम लोग एमसीक्यू सॉल्व करना। आज के होमवर्क में तुम्हें रहेगा रिलेटेड टू सेंट्रियोस, सेंट्रोसोम्स। एमसीक्यू सॉल्व करो, एक्सरसाइज 1 भी करो, एक्सरसाइज 2 भी करो। ओके, क्लियर है? अभी तक एमसीक्यू सॉल्व हो रहे सारे? सभी एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं? पढ़ने के बाद होते हैं ना सॉल्व? कोई प्रॉब्लम आती है? देखो, दो चार क्वेश्चन मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंटरलिंक्ड चैप्टर है। कभी भी किसी चैप्टर को जब हम बोलेंगे ना नाउ इट इज पैकअप, इसका मतलब उसके क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे। अभी मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये पूरा पैकअप हो जाएगा। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फिजियोलॉजी के क्वेश्चन भी यहाँ पे मिल सकते हैं। चलो, आई थिंक हो गया। कोई क्वेरी नहीं है? ओके, वेरी गुड। होते हैं सॉल्व। हर सब्जेक्ट में आप ये ध्यान रखो, आपको पढ़ने के बाद 80 to 85% क्वेश्चन यूं ही सॉल्व होने चाहिए, तो आपके कंटेंट बढ़िया सा आपको कवर हो चुका है। और ये कौन से क्वेश्चन हो? हम तो कहते हैं चले जाओ एक्सरसाइज 3 में सीधे। मैं तो अभी तुम लोग सामने नहीं आए हो ना, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा बच्चों की तरह ट्रीट कर रही हूँ। अदरवाइज मेरा सीक्वेंस उल्टा होता है। पहले एक्सरसाइज 3 में देखो, खुद ही देखो क्या तुम्हारे पढ़े हुए क्वेश्चन मिले, पीवाईक्यूज में तुम्हें क्वेश्चन मिले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, पीवाईक्यू, पीवाईक्यूज में क्या तुम्हारा कवर्ड पोर्शन मिला, तो वहां से सेलेक्ट करो। और ये सब चीजें तुम जल्दी जल्दी खत्म करो, फिर उसके बाद मेरे पास इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बहुत सारे, वो भी तुम्हें सॉल्व करने हैं। जब मैं बायोमोलिक्यूल क्लास में पढ़ाऊंगी उन 2 से 3 दिनों में तुम्हें सेल चैप्टर के अराउंड आई थिंक 400, मैं कितना भी कम करूंगी तो भी 300 to 500 क्वेश्चन के रेंज में रहेगा ही, कि कंटिन्यू आपको एक सिटिंग में 100 क्वेश्चन सॉल्व करके ही उठना है। दैट्स वाई आपको एक कंटिन्यूअस यहाँ पे रिवीजन, कंटिन्यूअस सॉल्विंग, उसके बाद ये चैप्टर होगा लॉक। समझ में आया? ओके, चलो। अब नेक्स्ट अपना स्ट्रक्चर रह गया बीच वाला, बॉस। बॉस बचा रह गया, बाकी सारी चीजें तो हो चुकी। तो अब क्या पढ़ना है अपने को? न्यूक्लियर। ओके, क्लियर? न्यूक्लियस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच सेल, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट? जस्ट आई एम आस्किंग, रिप्लाई फास्ट। यूकैरियोट, वेरी गुड। ओके, चलो अब पॉइंट्स फिर से मार्क करो, एनसीईआरटी अपनी ओपन कर लो। न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक में कभी नहीं सॉल्व करना, ये हमेशा आएंगे ऑप्शन में। रॉबर्ट ब्राउन, वैसे ये क्वेश्चन अब बहुत सिंपल क्वेश्चन हो चुका है, कई बार आ चुका है। कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो सबको पता होता है, तो वो क्वेश्चंस के आने के चांसेस कम हो जाते हैं। रॉबर्ट ब्राउन, एज अर्ली एज 1831, यू कैन रिलेट इट कि इस वक्त ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ, ना कोई बहुत बढ़िया वाला माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ था, फिर भी ये स्ट्रक्चर देखा गया नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप के भी नॉर्मल लेंसेज के कॉम्बिनेशन से। व्हाई? बिकॉज इट इज अ बिग स्ट्रक्चर। अगर आप सेल को देख पा रहे हो तो सेल के अंदर सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो दिखेगा दैट इज न्यूक्लियस। ओके,
तो एक क्वेश्चन आता है कि साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेन विच इज द बिगेस्ट साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेन, देन द आंसर इज प्लास्टिड। प्लांट पूछ लिया तो प्लास्टिड, एनिमल पूछ लिया तो माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अगर ये चीजें नहीं पूछता है और ये पूछता है कि विच इज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, देन आंसर विल बी न्यूक्लियस। तो बहुत एकदम वो एग्जामिनर ना छोटे छोटे वर्ड लगा के मेनली, यूजुअली, जनरली, ये वो ऐसे करके क्वेश्चंस को पलट देते हैं। Later, the material of the nucleus is stained. Staining technique by the basic dye. Why basic dye? क्योंकि इसके अंदर कंटेंट क्या है, न्यूक्लिक एसिड। एसिड को डाई करेंगे बेसिक से, तब वो रिएक्ट करेगा। Was given the name chromatin by Fleming. ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, क्रोमेटिन नाम दिया इन्होंने। क्रोमा मीन्स कलर, टिन मीन्स थ्रेड, कलर लाइक थ्रेड, सॉरी कलर्ड थ्रेड जो स्टेन ले सकते हैं। ओके, दैट इज क्रोमेटिन। यहाँ पे तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है ना कि अपन 10 लेक्चर चल सकता है, बट अभी लिमिट में रह के पढ़ना है, इसलिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। द इंटरफेस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग जस्ट प्रिपेयरिंग। ओके, जैसे आपके घर में आपने देखा हो, कभी कोई शादी पड़ी है, कभी कोई ओकेजन है, या आपका छोटा सा बर्थडे आप सेलिब्रेट करना चाह रहे हो, तो आप कुछ दिन पहले से उसकी प्रिपरेशन करते हो। अगर शादी है तो महीनों पहले से प्रिपरेशन चलती है, लेकिन एट द एंड वो फिनोमिना, वो चीजें, वो जो एग्जैक्टली वो फंक्शन होने वाला है, वो कुछ घंटे, कुछ टाइम का रहता है, और एवरीथिंग विल बी टाटा बाय बाय। ओके, तो ज्यादा टाइम किसमें लगा, प्रिपरेशन में। प्रिपरेशन, तैयारियों में ज्यादा टाइम लगा। उसी तरीके से सेल को डिवाइड करना होता है, तो अगर सेल क्लॉक को, सेल साइकिल की क्लॉक को आप 24 आवर्स में डिवाइड करो ना, तो एकदम पूरे 23 घंटे के से भी ज्यादा टाइम पे सिर्फ तैयारी चलती रहती है, और लास्ट सम टाइम्स में वहां पे सेल डिवीजन हो जाता है। ओके, एक तुम एनालॉजी इस तरीके से माइंड में रखना। इंटरफेस न्यूक्लियस जिस समय सेल डिवाइड नहीं करती है, प्रिपरेशन करती है। हाईली एक्सटेंडेड एंड एलेबोरेट न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स, डीएनए हो गया इसमें, आरएनए हो गया इसमें, ये क्या क्या कैरी करता है। चलो इसके बहुत रेंज है, अपन यहाँ पे कुछ एंजाइम्स हैं, कुछ प्रोटीन्स हो जाएंगे, ऑब्वियसली एंजाइम मतलब प्रोटीन, ठीक है। फिर कुछ अमाउंट में लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है आपके, जो आप सिर्फ डीएनए बोलते हो ना, दैट इज नॉट एक्चुअली ओनली डीएनए। वहां पे केमिकल कंपोजिशन, वहां पे बायोमोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स आपस में कुछ कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर, कुछ कुछ अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली हम इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन्स फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। न्यूक्लियर मैट्रिक्स, अगेन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का माइटो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स था, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। न्यूक्लियस के अंदर भी एक मैट्रिक्स होगा, एक स्पेस है जिसमें न्यूक्लियोप्लास्ट प्रेजेंट है, उसको आपने क्या बोला, न्यूक्लियर मैट्रिक्स। एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई, ठीक है, या सिंगुलर उसका हो जाता है न्यूक्लियोलस। पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा नाम तो आपने पढ़ ही लिया है, राइबोसोमल फैक्ट्री। तो दैट इज नथिंग, दैट इज एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ डीएनए। क्रोमेटिन के ही कुछ निकले हुए पार्ट है। आप ऐसा समझो ना, आपने वो कभी देखा है मम्मी लोग को स्वेटर बनाते हुए, या कहीं पे भी आपने स्वेटर से बनाते हुए देखा है, तो उसके लिए एक ऊन का गोला यूज करते हैं वो लोग, और ऊन का गोला बनाने के पहले वो ऊन के लच्छे आते थे। अब पता नहीं ये आप लोगों ने कितना इसको देखा है, मैंने तो देखा है। तो जब वो ऊन के लच्छे है, मतलब वो धागों के, चलो पतंग उड़ाइए, पतंग तो देखी होगी, पतंग उड़ाइए। अब उसका भी नाम मैं बार बार भूल जाती हूँ, वो जिसमें उसको रोटेट करते हैं, मांझा पूरा रखते हैं, ठीक है। हम लोग के साइड तो चक्री पकड़ी बोल देते थे हम लोग छोटे पे, अभी तुम लोग क्या टेक्निकल टर्म यूज करते पता नहीं। तो उसमें तुम देखते हो कि उसमें जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर पे आप थ्रेड को होल्ड करके, थ्रेड को बाइंड करके रखे हुए। ओके, तो ये कैसा है ना कि जब वो बाइंड है तब वो फंक्शनल नहीं होता है, तब तक थ्रेड काम नहीं कर रहा है, वो आपके स्टोरेज की तरह है। लेकिन जैसे ही आपने पतंग के साथ उसकी डोर को बढ़ाते जा रहे हो, वो रोल प्ले कर रहा है, वो अब हवा में पतंग को पकड़ने में रोल प्ले कर गया।
दैट विल बिकम द फंक्शनल। समझना बेटा, बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं यहाँ पे, समझो तुम। तो एक डीएनए का बंच हो गया, वो ऊन का गोला जो मम्मी ने रख रखा है अभी गोले के फॉर्म में, वो फंक्शनल नहीं है। ऊन का वो पोर्शन जो उसकी सिलाई में है, जो मम्मी लोग के सिलाई के टाइम वो यूज कर रही है, दैट इज फंक्शनल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो? तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये फंक्शनल नहीं है। जब आप क्रोमोसोम बोलते हो, रॉड बोलते हो, रॉड शेप स्ट्रक्चर, दैट इज नॉट फंक्शनल। जब इसमें से थ्रेड निकलता है तो वो फंक्शनल होता है। तो इसी तरीके से थ्रेड निकला और वो थोड़ी दूर पे जाके फिर उलझ गया, तो दैट स्ट्रक्चर बिकम न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस। एक सिंगल बना तो न्यूक्लियोलस। यहाँ पे अलग से इसके पास आरएनए को फॉर्म करने के लिए, प्रोटीन को फॉर्म, जीन है यहाँ पे आरएनए को बनाने के और प्रोटीन को बनाने के लिए। तो ये एक अलग से सेपरेट स्ट्रक्चर बन जाता है, उसी डीएनए का पार्ट है, लेकिन इट इज न्यूक्लियोलस। तो आपको एक न्यूक्लियस के अंदर सेपरेट सेपरेट स्ट्रक्चर्स, कुछ अलग अलग डिफाइनिंग स्ट्रक्चर दिखेंगे, जिसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, उसको आपने बोला क्रोमैटिन। मैट्रिक्स दिख रहा है जिसमें सब प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर मैट्रिक्स हो गया। स्फेरिकल बॉडीज दिख रहे हैं, ब्रंच दिख रहे हैं, दैट विल बी न्यूक्लियोलस। क्यों एक बंच क्यों बात किया? क्योंकि ये तो अभी थ्रेड के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड बंच लाइक स्ट्रक्चर। ओके चलो, अभी ये इमेज मैंने एक बार और दिखाई दी तुम्हें। तो ये क्या हो गया बेटा, आपका बंच बन गया और ये थ्रेड निकले। तो ये भी डीएनए है, ये भी डीएनए है, लेकिन ये उलझे हुए। तो ये न्यूक्लियोलस है, ये फंक्शनल है। अभी इतना नहीं उलझा है कि ये कोई काम नहीं करेगा। और जब क्रोमोसोम बनेगा तो वो विदाउट, वो कोई फंक्शन फिर नहीं कर पाएगा। फंक्शन मतलब उसका ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, उससे आरएनए नहीं ट्रांसफर हो पाएगा। चलो इतनी तो आई थिंक एनसीईआरटी का पॉइंट हो गया। अब बियॉन्ड एनसीईआरटी कुछ चीजें स्क्रीनशॉट ले लो और यहीं पे एंड करेंगे फिर। Scottish biologist Robert Brown discovered nucleus in 1831. He discovered it from, this is the question, orchid plant. सुना होगा तुमने, clear? Epidermal cell of orchid plant. Epidermal सबसे बाहर, एपी। He indicated that nucleus is the regular cell organelle of cell. रेगुलर सेल ऑर्गेनल जो एकदम मेन हो, रेगुलर हर जगह दिख रहा है, हर सेल के अंदर दिख रहा है, वो क्या हो गया? न्यूक्लियस। He proposed term nucleus. ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो पढ़ाए ना शुरू में बेटा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, वही ल्यूवेनहॉक है। ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व न्यूक्लियस इन आरबीसी ऑफ फिशेस। अब ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। फिशेस की आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, ये भी हम तुम्हें एनिमल किंगडम में पढ़ाएंगे कि न्यूक्लियस कहाँ तक है आरबीसी में। क्लियर? मैमल्स में नहीं होता है, वो भी मैमल्स में मैच्योर्ड आरबीसी में नहीं होता है। तुम्हारे बॉडी के अंदर, मेरे बॉडी के अंदर जो ये बड़ी वाली बोन्स हैं, इन सब में बोन मैरो प्रेजेंट है, वहां जो आरबीसी फॉर्म हो रही है, दे आर न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। लेकिन व्हेन दे बिकम मैच्योर्ड आरबीसी, दे बिकम इन्यूक्लिएटेड। न्यूक्लियस इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सेल, ऑब्वियसली बॉस है। इट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज। और सबसे लास्ट में अपन पढ़ रहे हैं इनको, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड एज कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कैरियोलॉजी। ठीक है, कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, लॉजी मीन्स स्टडी। ओके, न्यूक्लियस इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ सेल। अब ये जनरल स्टेटमेंट है, तो ऐसे मत बोलना कि मैम तो आरबीसी कैसे सरवाइव कर रही है, सीव ट्यूब कैसे सरवाइव करेगी, वो सब बातें बेटा। वो बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। डाइवर्सिटी इतनी है कि एक्सेप्शन है। अब एक स्ट्रक्चर को यहाँ एनिमेशन फॉर्म में देखो। ओके, ये क्या है? न्यूक्लियर एनवलप को ओपन कर रहा है। न्यूक्लियर एनवलप पे हमें क्या दिखे? न्यूक्लियर पोर दिख रहे हैं। न्यूक्लियर पोर हमारा क्या स्ट्रक्चर है? जो न्यूक्लियोप्लास्ट और साइटोप्लास्ट के बीच में कनेक्शन को मेंटेन करेगा। ओके, एनपीसी, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो ये एक बॉस का केबिन है। आप ऐसे समझो कि एक पूरी बड़ी वाली फैक्ट्री बन चुकी है, क्योंकि यूकैरियोटिक वेल डेवलप्ड है, कंपार्टमेंटलाइजेशन है, सेल ऑर्गेनल्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं। अब इस बॉस के केबिन में जाना है तो हमें पर्टिकुलर चैनल से जाना पड़ेगा। तो ये चैनल क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियर एनवलप पे प्रेजेंट न्यूक्लियर
पोर। ओके, एक्सेप्शंस कहाँ कहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है? मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स, सीव ट्यूब सेल्स ऑफ फ्लोएम इन प्लांट। अब जो मुझसे बेसिक्स लेक्चर पढ़े हुए वो बहुत अच्छे से जानते हैं सीव ट्यूब सेल्स क्या है। जो नहीं पढ़े हैं वो परेशान मत हो बिल्कुल। ओके, जस्ट लिख लो अभी। दीज आर लिविंग, फ्लोएम तो पता होगा आई थिंक सबको, जाइलम और फ्लोएम, तो उसी फ्लोएम का एक पार्ट है सीव ट्यूब सेल्स। दीज आर लिविंग एंड फंक्शनल सेल्स बट न्यूक्लियाई एब्सेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा इनमें। न्यूक्लियस इज लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। समझना, क्वेश्चन को समझो, प्रोटोप्लाज्म टर्म कर दिया। इट कैन बी सीन बाय लैबोरेटरी माइक्रोस्कोप, आप सिंपल माइक्रोस्कोप जो आपके लैब में भी होगा उससे आप देख सकते हो। डिपेंडिंग अपॉन न्यूक्लियस ऑर्गेनिज आर ऑफ टू टाइप्स, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। Nucleus structure surrounded by nuclear envelope with pores containing genetic information. Functions contain the genetic information that gives the cell instruction to make protein. तो एक बड़ा ही प्यारा सा आपको यहाँ पे रंगोली टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है। These structures are nuclear pore, इनके बारे में पढ़ना है। न्यूक्लियस ऑलरेडी पढ़े हुए, थोड़ा बहुत देखेंगे। क्रोमेटिन क्या है वो पढ़ेंगे। मैकेनिज्म यहाँ पे क्या क्या चलती है, मेम्ब्रेन कैसे कैसे है, ये सारे स्ट्रक्चर्स को हम कवर करते हुए कल ये लेक्चर पूरा कंप्लीट कर दें। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी है? एनी क्वेरी? थक गए? पतंग का मांझा, हाँ लेकिन उसको जिसमें बांधते हैं उसको क्या बोलते हैं? फिश उसको क्या बोलते हैं जिसमें बांधते हैं सिर्फ? कोई क्वेरी नहीं है, चलो। चक्री तो हम भी बोलते थे, हम सोचे तुम लोग कुछ और स्टाइलिश चीज बोलते होगे इसलिए हम चक्री वर्ड यूज नहीं कर रहे थे। चलो ठीक है बेटा, है ना, इसको अच्छे से रिवाइज करना, क्वेश्चन सॉल्व करो। एमसीक्यूज रिलेटेड टू सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रोसोम। नहीं 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 आती बेटा। मराठी में मैसेज भी मत किया कर, तुम लोग मराठी में मैसेज करते हो, मेरा बेटा फिर पढ़ के बताता है क्या लिखे हो। चलो बाय बेटा, बाय, गुड डे, बाय।